हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद स्वप्नाली। हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट किया एक टॉपिक चैप्टर नंबर 3 दैट इज लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 2। और इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया है अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इट्स टाइप्स एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, राइट। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। We have studied in the chapter of heredity and variation. Now ये जो heredity variation है ये chapter number 1 है. You have already studied that men have XY sex chromosomes and women have XX sex chromosome, right? Human male में कौन से sex chromosomes होते हैं वो है X and Y, and female में कौन से sex chromosomes होते हैं X and X. Now you recall हम लोगों ने study किया था about the autosomes and the sex chromosomes. ह्यूमन बीइंग में टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जो 23 पेयर्स में होते हैं। अभी 23 पेयर्स में पहले जो 22 क्रोमोसोम्स होते हैं, 22 पेयर्स होते हैं, उनको हम लोग ऑटोजोम्स बोलते हैं। सो फर्स्ट 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड ऑटोजोम्स एंड दैट ऑटोजोम्स विल डिसाइड आवर बॉडी कैरेक्टर्स। ओके, मतलब तुम्हारी आंखें कैसी है, कलर कौन सा है, बाल कैसा है, स्किन क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, ये तुम्हारे 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स डिसाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन जो 23rd पेयर है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम। 23rd पेयर इज अ सेक्स क्रोमोसोम और वो ह्यूमन मेल में XY होता है और ह्यूमन फीमेल में XX होता है, ठीक है। अगर अभी तुम देखोगे यहाँ पे X क्रोमोसोम ये कॉमन है मेल के लिए भी एंड फीमेल के लिए भी, लेकिन जब हम लोग Y क्रोमोसोम की बात करते हैं, Y क्रोमोसोम ये सिर्फ और सिर्फ मेल्स में होते हैं, ठीक है। और ये जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो मेल होगा तो डेफिनेटली मेल ऑर्गन्स, मेल सेक्स ऑर्गन्स बिकॉज ऑफ XY सेक्स क्रोमोसोम होते हैं एंड फीमेल ऑर्गन्स XX सेक्स क्रोमोसोम्स की वजह से होते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद स्पेसिफिक ऑर्गन्स डेवलप इन द बॉडी ऑफ मेन एंड वुमेन ड्यू टू दीज सेक्स क्रोमोसोम्स। ये जो सेक्स क्रोमोसोम्स होंगे जो 23rd पेयर है ये डिसाइड करेगा कि ये मेल है कि फीमेल है, अकॉर्डिंगली वो मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स उस पर्सन के बॉडी में आएंगे, ठीक है। X क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन मेन एंड वुमेन, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे XY एंड यहाँ पे XX दोनों में है, मतलब मेल में जो होते हैं एंड वुमेन में दोनों में X क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन जब हम लोग Y क्रोमोसोम की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स प्रेजेंट ओनली इन मेन। अभी ये ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन के लिए आ सकता है, ये वो क्वेश्चन आ सकता है कि विच क्रोमोसोम इज फाउंड ओनली इन द मेल, ह्यूमन मेल। तो व्हाट शुड बी द आंसर, विच क्रोमोसोम इज फाउंड ओनली इन द ह्यूमन मेल। ओनली इन द ह्यूमन मेल ये जो क्रोमोसोम होगा वो होगा Y क्रोमोसोम, वेयरएज X क्रोमोसोम ये मेल में भी है एंड फीमेल में भी है, ठीक है। Now we shall study the structure and function of human reproductive system. तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हम लोग पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करेंगे और बाद में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करेंगे, ठीक है। Okay, let me clean this. Okay. So now let's start with the topic that is human male reproductive system. So you can see there's a diagram here of a male reproductive system. You know, they can give you the diagram and diagram देके you know ये जो parts है, ये जो labeling है, वो कुछ labeling वो छुपा सकते हैं और तुमको पूछ सकते हैं कि what is this, यहाँ पे A B C D देंगे और तुमको पूछेंगे। तो ऐसे भी diagrams, ऐसे भी questions boards में आएंगे, ठीक है। Male reproductive system consists of testes, various ducts and glands. Now you can see testes, you can see here these are the testes, ये जो दिख रहे हैं। अभी तुम बोलोगे मैम यहाँ पे TES लिखा है और यहाँ पे TES लिखा है, ये ऐसे क्यों? देखो TES is a plural form of TES। अभी जब इस डायग्राम में जो लेबलिंग किया है वो उन्होंने एक ही टेस्टिस के लिए लेबलिंग किया है, सिंगल है, राइट। सो यू कैन सी दिस इज द राइट टेस्टिस, दिस इज द लेफ्ट टेस्टिस, इसलिए TES। लेकिन यहाँ पे उन्होंने जनरल बताया है टेस्टिस, तो TES इज अ प्लूरल फॉर्म। इज दैट क्लियर? नाउ वेरियस डक्ट्स एंड ग्लैंड्स। वेरियस डक्ट्स मतलब जैसे यहाँ पे तुमको ये ट्यूब दिख रहा है, यू कैन सी यहाँ पे ये ट्यूब दिख रहा है, ये ट्यूब्स दिख रहे हैं, ये जो ट्यूब्स हैं इनको हम लोग बोलते हैं डक्ट्स। क्या बोलते हैं? डक्ट्स। एंड यहाँ पे तुमको ये जो सेमिनल वेसिकल दिख रहा है, फिर यहाँ पे कुछ दिख रहा है, यू कैन सी दिस, ये जो है ये है ग्लैंड्स।
So there are various ducts and various glands present in the male system. And male system में जो main organ है जो sperms को बनाता है वो है testes. तो मैंने तुमको already बोला TES and TES में क्या difference है? TES is a plural form of TES. Okay? तो मुझे अगर right testes लिखना है तो मैं लिखूंगी RIGHT TESTIS singular form. ठीक है? So male reproductive system का जो human consists of testes, various duct glands. Testes are present in the scrotum outside the abdominal cavity. अभी if you see here, ये जो तुमको दिख रहा है, okay, ये वाला part, okay, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम. इसको स्क्रोटल सैक भी बोला जाता है. बट यू विल रिमेंबर द वर्ड स्क्रोटम. सो ये जो टेस्टीज है, ये जो तुमको दिख रहा है ये टेस्टीज है, ये टेस्टीज इस स्क्रोटम के अंदर होता है. ओके, सो वेयर आर द टेस्टीज प्रेजेंट? दे आर प्रेजेंट इन द स्क्रोटम बट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. एब्डोमेन में नहीं होता है. जैसे हमारा स्टमक है वो एब्डोमेन में है, हमारा इंटेस्टाइन है वो एब्डोमेन में है. ये एब्डोमेन के नीचे है, इसको एक्स्ट्रा एब्डोमिनल बोलते हैं. एब्डोमेन के नीचे वाला पार्ट को बोलते हैं एक्स्ट्रा एब्डोमिनल. सो स्क्रोटम के अंदर टेस्टीज है एंड टेस्टीज आर नॉट इन द एब्डोमेन. ओके, सो टेस्टीज आर प्रेजेंट इन द स्क्रोटम आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. Testes contain numerous seminiferous tubules. Again, this is a fill in the blank. Testes में क्या होता है? So testes के अंदर there are many seminiferous tubules होते हैं, tubes होते हैं. और ये जो tubes होते हैं उसके अंदर sperms बनते हैं. So when we say testes are producing sperms, where in testes the sperms are produced? The sperms are produced in the seminiferous tubule. So testes के अंदर seminiferous tubule है and seminiferous tubule वो tubes होते हैं उसके अंदर sperms बनते हैं. ठीक है? So testes contain numerous seminiferous tubule. Germinal epithelium present in the tubules divide by meiosis to produce sperms. अभी ये जो seminiferous tubules है, अगर मैं suppose यहाँ पे एक ट्यूब है, मैं यहाँ पे एक ट्यूब दिखाऊं और ये ट्यूब का मैं ट्रांसवर्स सेक्शन करूं. Now ट्रांसवर्स सेक्शन क्या होता है? Like for example अगर ये you can see this is tubular, right? इसको अगर मैं ट्रांसवर्स करूं, ऐसे सेक्शन करूं तो मुझे वो गोल दिखेगा. तो अगर सपोज ये टेस्टीज है और इस टेस्टीज का मैं सॉरी नॉट टेस्टीज, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का मैं ट्रांसवर्स सेक्शन करूं तो मुझे ऐसे ये गोल दिखेगा. ठीक है, अभी यहां पे इसका जो लाइनिंग है यहां पे सेल्स होंगे. ठीक है, ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है. वापस बताती हूं, ये टेस्टीज है, टेस्टीज के अंदर ये ट्यूब्स होंगे. इस ट्यूब्स को हम लोग बोलते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स. ये ट्यूब्यूल को मतलब ये जो ट्यूब्यूल है इस ट्यूब्यूल का मैंने ट्रांसवर्स सेक्शन किया है, उसको ऐसे कट किया है. जैसे अगर हमारे पास कुकुम्बर होता है, काकड़ी, उस काकड़ी को हम लोग कट करते हैं. कभी सैलेड्स में देखा होगा हम लोग काकड़ी को ऐसे गोल गोल कट करते हैं, राइट? बटाटे की भजी बनती है तो बटाटे को ऐसे गोल गोल कट किया, उसको हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन बोलते हैं. ठीक है, तो मैंने इसका ट्रांसवर्स सेक्शन किया सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का, तो ये उसका गोल दिख रहा है. और इसका जो लाइनिंग है ये है जर्मिनल एपिथेलियम. ठीक है, तो ये जो जर्मिनल एपिथेलियम प्रेजेंट इन द ट्यूब्यूल्स डिवाइड बाय मियोसिस. तो ये जो सेल्स है ये मियोसिस, माइटोसिस मियोसिस तुमने ऑलरेडी पढ़ा है, तो ये मियोसिस करेंगे और ये जो है ये स्पर्म्स को बनाएंगे. ठीक है, तो स्पर्म्स कहां बन रहा है? वो बन रहा है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल. सेमिनिफरस ट्यूब्यूल कहां पे है? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल टेस्टिस के अंदर होता है. अच्छा, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के जो सेल्स है वो कौन से है? वो है जर्मिनल एपिथेलियम, एपिथेलियल टिश्यू, जर्मिनल एपिथेलियम. वो कौन सा डिवीजन करते हैं? वो करते हैं मियोसिस. और इस मियोसिस से क्या बनते हैं? बनते हैं स्पर्म्स. ठीक है, सो जर्मिनल एपिथेलियम प्रेजेंट इन ट्यूब्यूल्स डिवाइड बाय मियोसिस टू प्रोड्यूस स्पर्म्स. Those sperms are sent forward through the various tubules. अभी जो sperms यहाँ पे बनते हैं, ओके, ये sperms अलग अलग ट्यूब से मूव करते रहते. देखो यहाँ से आएंगे, फिर ये sperms यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ से वो sperms यहाँ पे आएंगे, ये यूरिनोजेनिटल डक्ट से ये sperms बाहर निकलेंगे. तो जो स्पर्म्स बने हैं वो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर बन रहे हैं, लेकिन वो डेफिनेटली उसको तो बाहर आना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, राइट? तो ये इस डक्ट से, इस ट्यूब से वो बाहर आएंगे. तो दो स्पर्म्स आर सेंट फॉरवर्ड थ्रू द वेरियस ट्यूब्यूल्स. सीक्वेंस ऑफ दोस ट्यूब्यूल्स इज एज रेडिटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरिनोजेनिटल डक्ट. ओके, अभी ओके, लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट.
ओके अभी देखो कौन से सीक्वेंस है, मतलब यहां पे पहले हम लोग का आता है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, ठीक है, पहले क्या है सेमिनिफरस, उसमें क्या बन रहा है, उसमें स्पर्म्स बन रहे हैं। अच्छा ये जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स देखो कन्वर्ज हो रहे हैं, इकट्ठा आ रहे हैं, और यहां पे एक जालीदार एक नेटवर्क बनता है ट्यूब्स का, इसको हम लोग बोलते हैं रेटे टेस्टिस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेटे टेस्टिस। उस रेटे टेस्टिस देखो ये के बाद है नेक्स्ट कॉल्ड वासा एफ्रेंशिया, या उसको वासा एफ्रेंस बोलते हैं। इस रेटे टेस्टिस से कुछ ट्यूब्स और बाहर निकलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वासा एफ्रेंशिया या वासा एफ्रेंस। इस वासा एफ्रेंस फर्दर जॉइन टू एपिडिडाइमिस। तुमको यहां पे ये दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है ट्यूब, ये एपिडिडाइमिस है, मतलब यहां से ये स्पर्म्स ऐसे होते होते नीचे आते हैं, तो दिस इज एपिडिडाइमिस। ओके एपिडिडाइमिस से वो स्पर्म्स जाते हैं वास डिफरेंस, एपिडिडाइमिस से वो स्पर्म्स जाते हैं वास डिफरेंस। देखो ये जो ट्यूब ऊपर जा रहा है ये वास डिफरेंस है, ठीक है। वास डिफरेंस से वो स्पर्म्स जाते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। अभी देखो ये वास डिफरेंस यहां पे आया, ओके यहां पे आया, यहां तक ये वास डिफरेंस है, ठीक है। नाउ कैन यू सी दैट समथिंग ब्लू इन कलर हियर, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में देखो जहां पे लिखा है सेमिनल वेसिकल। नाउ ये जो सेमिनल वेसिकल का डक्ट है, ये ट्यूब है, डक्ट मतलब ट्यूब है वो, और ये वास डिफरेंस का ये डक्ट है, ये दोनों ज्वाइन होते हैं, और उनका ज्वाइनिंग से ये वाला पार्ट, मैं दूसरा कलर यूज करती हूँ यहाँ पे, ओके ध्यान दो, ये वाला पार्ट, ये यहां से ये वाला पार्ट, दिस इज इजैक्यूलेटरी डक्ट। इसको हम लोग बोलते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। मतलब कम ऑन, स्पर्म्स कहां बने, स्पर्म्स बने यहाँ पे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से वो स्पर्म्स कहां गए, रेटे टेस्टिस, ये जो जाली नेटवर्क है वो, ओके रेटे टेस्टिस से कहां गए, वासा एफ्रेंशिया, वासा एफ्रेंस में गए, वास एफ्रेंस से कहां गए, एपिडिडाइमिस में गए, एपिडिडाइमिस से कहां गए, वास डिफरेंस में गए, वास डिफरेंस से कहां गए, इजैक्यूलेटरी डक्ट में गए, एंड इजैक्यूलेटरी डक्ट के बाद वो स्पर्म्स आते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट, देखो यहां से, और यहां से ये स्पर्म्स बाहर निकल जाते हैं। तो अगेन कौन सा मेल ऑर्गन है जहां पे स्पर्म्स बनते हैं, वो है टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर कौन सा पार्ट है जो एक्चुअली स्पर्म्स को बनाता है, वो है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में कौन से सेल्स है जो स्पर्म्स को बनाएंगे, जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम कौन सा डिवीजन करेगा मियोसिस, एंड स्पर्म्स को बनाएगा। स्पर्म्स जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में फॉर्म हुए हैं वो कैसे आगे डक्ट सिस्टम में मूव करेंगे, सबसे पहला ट्यूबुलर थिंग जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से कनेक्टेड है वो है रेटे टेस्टिस। तो स्पर्म्स फ्रॉम द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल विल फर्स्ट गो टू रेटे टेस्टिस, फ्रॉम रेटे टेस्टिस इट विल गो टू वास एफ्रेंस, फ्रॉम वास एफ्रेंस it will go to epididymis, then to vas deferens, then to ejaculatory duct, and lastly to the urinogenital duct, from where it will come out of the body. ठीक है। Now as the sperms are pushed forward from one duct to the next, they become mature and able to fertilize the ovum. Now जैसे ये sperms आगे बढ़ते हैं, वो sperms mature भी हो जाते हैं। जो sperms यहाँ पे बने हैं, मतलब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में बने हैं, वो अभी तक इतने mature नहीं हुए, लेकिन जैसे वो आगे बढ़ेंगे, especially epididymis में उनको बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स मिलता है और वो mature होते हैं, ओके, एंड vas deferens से होते होते वो बाहर आते हैं, ठीक है। So let me clear this. Okay. So समझ में आया बच्चों? तो विच इज द मेल ऑर्गन जहां पे स्पर्म्स बनते हैं, इट इज टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर क्या पार्ट है, कौन से ट्यूब्यूल्स है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, लाइंड बाय व्हाट, germinal epithelium. Germinal epithelium will divide by which process, meiosis, to form what, sperms. Sperms seminiferous tubule से कैसे आगे बढ़ेंगे, they will first go to rete testis, vas efferens, epididymis, vas deferens, ejaculatory duct, and lastly urinogenital duct. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये जैसे ये मूव करते हैं, उनकी मेच्योरिटी होती है, they become mature and they are able to fertilize the ovum. Okay, now सेमिनल, अभी यहाँ पे हमने देखा मेल ऑर्गन दैट इज टेस्टिस, फिर हमने यहाँ पे डक्ट सिस्टम भी देखे, अभी हम लोग बात करते हैं ग्लैंड्स की। देखो यहाँ पे लिखा है ना, इट कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस, वेरियस डक्ट्स एंड ग्लैंड्स। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ग्लैंड्स। नाउ व्हिच आर द ग्लैंड्स? नाउ जो मेल ग्लैंड्स होते हैं वो तीन होते हैं, ओके। एक है सेमिनल वेसिकल,
let's underline it first so it becomes easy for you to understand. Okay, so seminal vesicle, prostrate gland and Copper's gland. So तीन male glands. Okay, they can ask you again a question. Name the three male glands. Okay, reproductive system के कौन से glands हैं? अगर ये question पूछा गया, so the three male glands are which one? One is the seminal vesicle, second is the prostrate gland, and third is the Copper's gland. ठीक है? Seminal vesicle secrete their secretions in the ejaculatory duct, whereas prostrate gland and Copper's gland secrete their secretions in the urinogenital duct. Okay, now now if you see here, see the seminal vesicle जो यहाँ पे दिख रहा है तुम लोग को, seminal vesicle का secretion कहाँ पे जाएगा? तो if you see, ये seminal vesicle है, ये वाला part, ठीक है? ये जो भी secrete करेगा, इसका secretion यहाँ पे जाएगा और हम लोगों ने already discuss किया है, ये वाला part, ये वाला tube जो है, वो क्या है? ये वाला tube जो है, वो क्या है? वो है ejaculatory tube. Ejaculatory duct, right? तो जो भी seminal vesicle secrete करेगा वो secretions ejaculatory duct में जाएगा, लेकिन जो now ये जो तुमको दिख रहा है ये वाला part and ये वाला part, okay, this is a prostrate gland and this is a Copper's gland. Prostrate gland and Copper's gland जो भी secretion करेंगे वो secretion जाएंगे urinogenital duct में, ठीक है? So सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन कहाँ जाएगा? वो जाएगा ejaculatory duct में, whereas prostate gland and Copper's gland will secrete the secretions in the urinogenital duct. Okay, तो ये underline करो. So see, seminal vesicle secretes their secretion in ejaculatory duct. Underline this. Whereas prostate gland and Copper's gland secrete their secretion in the urinogenital duct. Okay, important है, please understand करो. Diagram मैंने तुमको दिखाया है already. ठीक है? Semen is formed of sperms and secretions of all these glands. Now when we say semen, the male fluid, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेल फ्लूइड बाहर आता है उसको बोलते हैं सीमेन, और उस सीमेन में क्या होगा? तो उस सीमेन में स्पर्म्स होंगे और ये जो तीनों ग्लैंड्स है उसके जो भी सिक्रीशंस है वो उसके साथ मिक्स करके आएंगे. लाइक सेमिनल वेसिकल से सेमिनल फ्लूइड होगा, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड से प्रोस्टैटिक फ्लूइड होगा, कॉपर्स ग्लैंड से प्री सेमिनल फ्लूइड होगा. ये सारा मिक्स हो जाता है स्पर्म्स के साथ. एंड यू नो स्पर्म्स कहाँ से आते हैं? तो जो स्पर्म्स यहाँ से आएंगे वो स्पर्म्स जैसे ही ऊपर ऊपर आएंगे, यहाँ से सेमिनल फ्लूइड, यहाँ से प्रोस्टैटिक फ्लूइड, यहाँ से प्री सेमिनल फ्लूइड होते होते स्पर्म्स, और ये सारा फ्लूइड जो बाहर आएगा, ये जो फ्लूइड बाहर आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं सीमेन. एंड सीमेन में स्पर्म्स एंड वो सारे ग्लैंड्स के सिक्रीशंस होते हैं. ठीक है? सो सीमेन इज इजैकुलेटेड आउट थ्रू द पेनिस. अच्छा, अभी semen is formed of sperms and secretions. ये हुआ. semen is ejaculated out. Ejaculated out means thrown out. उसको बाहर निकालते हैं. कहाँ से वो बाहर आएगा? तो it comes out through the penis. You can see here male copulatory organ, ये penis है, and you can see penis के अंदर से ये urinogenital duct बाहर आ रहा है, right? तो जो भी sperms and जो भी secretions है, इसका मतलब semen है, वो semen इस इधर से बाहर आ रहा है कि वो कहाँ से पास हो रहा है? ये penis से पास हो रहा है बाहर. So semen is ejaculated out through the penis. All the organs of male reproductive system are paired except for urinogenital duct, prostate gland, penis and scrotum. See what they're saying? All the organs of the male system are paired except for urinogenital duct. तो देखो सारे organs pair है. तुम देखोगे यहाँ पे देखो vas deferens इधर है, vas deferens यहाँ पे, testis इधर है, testis इधर है. ठीक है? Copper's gland इधर है, Copper's gland इधर है, सेमिनल वेसिकल इधर है, सेमिनल वेसिकल इधर. लेकिन जब हम लोग बात करते हैं किसकी? हम लोग बात करते हैं यूरिनोजेनिटल डक्ट. देखो ये सिर्फ एक ही ट्यूब है, वन, इट्स नॉट पेयर्ड. प्रोस्टेट ग्लैंड ये जो तुमको दिख रहा है ये भी एक ही है. ठीक है? उसके बाद पेनिस, ये जो पेनिस तुमको दिख रहा है ये भी एक ही है. देखिए जब हम लोग बात करते हैं ओके स्क्रॉटम भी, स्क्रॉटम तुम बोलोगे मैम यहाँ पे तो स्क्रॉटम ये भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है. नो, इट इज नॉट पेयर्ड. ये एक ही सैक होता है और उस सैक में इंटरनल पार्टीशन होता है और उस पार्टीशन के अंदर राइट एंड लेफ्ट साइड में राइट एंड लेफ्ट टेस्टिस होती है. सो इट इज नॉट पेयर्ड. इस डायग्राम में दिखता है लेकिन उस हिसाब से नहीं है. प्लीज अंडरस्टैंड. एक्चुअली
ओके ये जो तुमको दिख रहा है स्क्रॉटम, मतलब डायग्राम के हिसाब से ऐसे दिख रहा है ना, क्योंकि ये टेस्टिस है तो इट्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस, सो इट्स नॉट अ पेयर ऑफ स्क्रॉटम. स्क्रॉटम जो होगा वो एक्चुअली इट इज वन सैक, इंटरनल पार्टीशन है, उसमें राइट टेस्टिस एंड लेफ्ट टेस्टिस है, सो इट इज सिंगल. ठीक है, सो व्हाट थिंग्स आर नॉट paired, what are not paired, come on. Urinary genital duct is not paired, prostate gland is not paired, penis is not paired and scrotum is not paired. Rest everything जो भी मेल सिस्टम के जो भी पार्ट्स है वो सारे paired हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसके पार्ट्स फिनिश हुए. ओके नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो अभी हम लोग बात करते हैं ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. See, you can see this is the female reproductive system. All organs of female reproductive system are in the abdominal cavity. Okay, हम लोग ने देखा था, if you remember, the scrotum and testes in the males ये abdomen में नहीं है, लेकिन जब हम लोग फीमेल्स की बात करते हैं, फीमेल्स के सारे फीमेल ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमेन में होते हैं. सो all organs of female reproductive system are in the abdominal cavity. It includes a pair of ovaries. You can see this is an ovary, this is an ovary, pair of ovaries, a pair of oviducts. You can see this is a tube, oviduct. इसको fallopian tube भी बोलते हैं. So pair of oviducts, a single uterus, ये वाला पार्ट यूट्रस है जहाँ पे बेबी डेवलप होता है, and a vagina, ये वाला पार्ट. ठीक है, so it consists of what? The female system consists of pair of ovaries, a pair of oviducts, uterus and vagina. Underline करो. Besides, a pair of Bartholin's gland is also present. Okay, अभी इस डायग्राम में दिखेगा नहीं, लेकिन जो वजाइनल ओपनिंग होता है उसके आजू बाजू में there is a gland called Bartholin's gland जो lubrication के लिए जरूरी है, lubricating fluid secrete करता है. Okay, so which gland is present in the female system is the Bartholin's gland. Generally, every month an ovum is released in the abdominal cavity alternately from each ovary. Okay, now you can see here there are two ovaries, right? So उन्होंने क्या बोला है? Generally, every month an ovum is the female gamete, right, is released in abdominal cavity alternately from each ovary. You can see this is an ovary. Now let's say ये जो डायग्राम के हिसाब से ये ओवरी अगर एग रिलीज कर रहा है, ओवम मतलब एग रिलीज कर रहा है, तो वो एग यहाँ से इस ओविडक्ट में जाएगा, यहाँ से इस ओविडक्ट में जाएगा. ठीक है, फ्री एंड ऑफ ओविडक्ट इज फनल लाइक. नाउ यहाँ पे देखो ये जो ओविडक्ट का फ्री एंड देखो फनल की तरह है. देखो यहाँ पे दिख रहा है प्रॉपर्ली, ये इस ओवरी को इसने होल्ड किया है, पकड़ लिया है, राइट. फ्री एंड ऑफ द ओविडक्ट इज फनल लाइक एंड ओपनिंग इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ इट. अभी ये जो फनल की तरह होगा, इमेजिन ये मेरा हाथ ओविडक्ट है और ये फनल लाइक है. ठीक है, ये जो फ्री एंड है ये क्या करता है, ये इस ओवरी को होल्ड कर रहा है. तो ओवरी ने जो एग रिलीज किया है वो इसके अंदर जाएगा. अगर इसके अंदर जाएगा तो इसका, अगर मैं इस फनल को ऐसे करूं तो यहाँ पे एक ओपनिंग होगा, और ये ओवरी ने इसको ऐसे होल्ड किया है, तो जब ये एग रिलीज करेगी वो बराबर उस होल से इस ट्यूब के अंदर जाएंगे. सो देयर इज अ ओपनिंग, राइट. सो व्हाट दे आर सेइंग, फ्री एंड ऑफ ओविडक्ट इज फनल लाइक एंड ओपनिंग इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ इट. oocyte means that ovum, the egg enters the oviduct through that opening. Cilia are present on inner surface of oviduct. These cilia push the oocyte towards the uterus. Now understand karo. Come on again. What is the function of ovary? Ovary is going to release the ovum. Ovum मतलब oocyte. यहाँ पे दो words दिए, ovum दिया है, oocyte दिया है. Ovum and oocyte means a female gamete, the egg. Okay. Alternately अगर right ovary ने egg release किया है तो next month में left ovary egg release करेगा. अभी इस डायग्राम के हिसाब से let's say कि left ovary egg release कर रहा है, तो left ovary को left oviduct hold करेगा. ओविडक्ट का जो ब्रॉड फ्री एंड है वो फनल की तरह है, उसमें एक होल है, इसको इसने होल्ड किया, और ये जब ओवरी एग को रिलीज करेगी वो उस होल से, उस ओपनिंग से ओविडक्ट के अंदर जाएगा. नाउ वन मोर थिंग रिमेंबर, एग कैन नॉट मूव, द फीमेल गैमेट, द oocyte, द ओवम, ये मूव नहीं कर सकता है. ठीक है, स्पर्म्स, यस, स्पर्म्स कैन मूव. इट इज द स्पर्म्स मूविंग टुवर्ड्स द एग, एग डज नॉट मूव टुवर्ड्स द स्पर्म. तो एग कैसे आगे बढ़ेगा, तो ये जो ओविडक्ट होता है, इस ओविडक्ट का अंदर का जो वॉल है उसमें सीलिएटेड एपिथेलियम होता है, सीलिएटेड सेल्स होते हैं. Cilia are hair-like structures. Okay, understand this. So, what is first of all ciliate epithelium? Now, I'm just showing you the cells.
I'm showing you how the ciliated epithelium looks. Now, if I'm drawing, this is a cell, this is a second cell I have shown. ठीक है, ये सेल के एंड में हेयर लाइक प्रोसेसेस होते हैं. इस हेयर लाइक प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सीलिया. इसको क्या बोलते हैं? सीलिया. तो ये जो सेल्स होंगे उनको हम लोग सीलिएटेड एपिथेलियम बोलेंगे. ठीक है, अभी क्या होता है कि ये जो ओविडक्ट है, इस ओविडक्ट का अंदर का जो वॉल होगा, ओविडक्ट का अंदर का वॉल, उसमें ऐसे टाइप के सेल्स है जहां पे सीलिया है. ठीक है, नाउ लेट्स टेक लाइक दैट. मैं ये वाले पार्ट को थोड़ा सा ब्रॉड दिखाती हूँ. ओके, मैंने इस पार्ट को जूम किया है. नाउ लेट्स से यहाँ पे जो सेल्स है वो सेल्स सीलिएटेड एपिथेलियम है. ठीक है, ये जो सेल्स है ये सीलिएटेड एपिथेलियम वाले सेल्स है. ठीक है, अभी ये जो सेल्स के एंड्स में क्या रहेंगे, उसमें हेयर लाइक प्रोसेस रहेंगे, सीलिया. हेयर लाइक प्रोसेस सीलिया. ठीक है, अभी ये जो सीलिया है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है. तो यहां से जो एग रिलीज होगा उसको आगे बढ़ना है, उसको टुवर्ड्स राइट आना है, यूट्रस की तरफ, क्योंकि ये लेफ्ट ओवरी है. दिस इज अ लेफ्ट ओवरी. लेफ्ट ओवरी में जो ओवम, जो एग रिलीज होगा वो टुवर्ड्स यूट्रस आएगा, मतलब टुवर्ड्स राइट साइड आएगा. तो ये जो सीलिया होंगे इसके अंदर, दैट इज ओविडक्ट के अंदर, वो बीट करेंगे टुवर्ड्स राइट. ओके, तो जब ये बीट करे टुवर्ड्स राइट, तो जो भी एग यहाँ पे आएगा वो आगे आगे पुश होगा. ये इसको आगे पुश करेगा ताकि वो यूट्रस में आ सके. ओके स्टूडेंट्स, अभी मुझे बताओ, अगर सपोज राइट ओवरी एग रिलीज कर रही है, ये वाला जो ओवरी है वो एग रिलीज कर रहा है, तो इसके अंदर जो सीलिया है वो कैसे बीट करेगा? टुवर्ड्स राइट बीट करेगा कि टुवर्ड्स लेफ्ट बीट करेगा? सोचो. यहां से जो एग रिलीज होगा ये है राइट ओवरी, एंड राइट ओवरी का जो ओवम उसने रिलीज किया है ये इस ओविडक्ट से यूट्रस में आ रहा है, लेकिन ये टुवर्ड्स लेफ्ट मूव कर रहा है. तो इसका सीलिया कैसे बीट करेगा? यस, तो यहाँ पे जो सीलिया है दे विल बी टुवर्ड्स द लेफ्ट. तो ये जो सीलिया टुवर्ड्स द लेफ्ट बीट करेंगे तो वो एग को आगे आगे पुश करेंगे. सो एग कैन नॉट मूव ऑन इट्स ओन. इट इज द सीलिएटेड एपिथेलियम, cilia, which is going to help the egg to propel forward, to move forward. ठीक है, so लेफ्ट ओविडक्ट का सीलिया राइट की तरफ बीट करेगा और वो एग को यूट्रस में लाएगा. लेफ्ट ओविडक्ट का सीलिया, आई एम सॉरी, राइट ओविडक्ट का सीलिया लेफ्ट की तरफ बीट करेगा और वो यूट्रस में लाएगा. लेफ्ट ओवरी, लेफ्ट ओविडक्ट, सीलिया बीटिंग टुवर्ड्स द राइट, राइट ओवरी, राइट ओविडक्ट, सीलिया बीटिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड गेटिंग द ओवम इनटू द यूट्रस. ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? So see, these cilia present on the inner surface of the oviduct. These cilia push the oocyte towards the uterus. यहाँ तक clear है, right? So come on, कौन से let's revise. It's a pair of ovary, a pair of oviduct, a single uterus, a single vagina, and there's a gland called Bartholin's gland in the female system. Okay. Alternately, right and left ovary will release the egg, the ovum, right? Can ovum move on its own? No, ovum cannot move on its own. So who is the one who is going to help that? It is the ciliated epithelium inside the oviduct, which will push the egg towards the uterus. Okay. So if it is a left oviduct, the cilia will be towards the right. If it is the right oviduct, the cilia will be towards the left. Okay. Now let's talk about gamete formation. Both gametes, that is gametes, male and female gamete, that is sperm and ovum, are formed by meiosis process. Okay, तो दोनों भी gametes कैसे बनते हैं? meiosis से बनते हैं. Sperms are produced in the testes of men from beginning of maturation, that is puberty, till the death. However, in case of women, at the time of birth, there are 2 to 4 million immature oocytes in the ovaries of the female fetus. Okay, now please ये बहुत important है. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ओके, सो इन्होंने क्या बोला है कि जब गैमेट्स बनते हैं, एक मेल में जब स्पर्म्स बनते हैं, तो जब मेल प्यूबर्टी एज में आता है, एडोलेसेंस एज में आता है, ओके,
ये वो टाइम है जब वो स्पर्म प्रोडक्शन चालू करता है और वो उसके डेथ तक होता है. सो लेट्स से इवन अ मेल हु इज ऑफ 60 इयर्स 70 इयर्स उसके टेस्टिस स्पर्म्स बनाते ही रहेंगे टिल द डेथ ऑफ दैट पर्टिकुलर मेल. बट लेकिन ये बनना शुरू होता है कब? प्यूबर्टी एज में. ठीक है. सो सी sperms are produced in the testes of men from beginning of maturation, that is puberty, till the death. However, very important point. However, in case of women, at the time of birth, there are 2 to 4 million immature oocytes in the ovaries of the female. ओके इसका मतलब जब वो लड़की पैदा होती है, इनफैक्ट पैदा होने से पहले ही उसके ओवरीज में एग्स होते हैं और वो पैदा जब वो होती है तो उसके दोनों ओवरीज में कितने एग्स रहते हैं? 2 to 4 मिलियन इमेच्योर एग्स रहते हैं. oocytes मतलब एग्स रहते हैं. ठीक है. An oocyte matures and is released from the ovary every month from the beginning of maturity up to the age of menopause, approximately 45 years of age. Okay. Now, in case of female, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला कि फीमेल जब पैदा हुई है उसी टाइम पे उसके अंदर बहुत सारे एग्स होते हैं. लेकिन जब वो प्यूबर्टी में आती है, लेकिन वो एग्स कैसे है? जब वो मतलब जब वो पैदा हुई है वो इमेच्योर एग्स है, इमेच्योर. लेकिन जब वो प्यूबर्टी में आती है तब उस टाइम पे ये जो एग्स है ये मैच्योर होते हैं एंड ऑल्टरनेटली एवरी मंथ राइट ओवरी एंड लेफ्ट ओवरी एक एक एग को रिलीज करता है. ठीक है. So an oocyte matures and is released from the ovary every month from the beginning of maturity up to the age of menopause, approximately 45 years of age. मतलब यहाँ पे देखो मेल्स का जैसे था प्यूबर्टी से लेके डेथ तक का स्पर्म्स बन ही रहा है, लेकिन फीमेल्स का वैसे नहीं. फीमेल्स का इनफैक्ट जो एग्स बने हैं वो राइट बिफोर द बर्थ से बने हैं. जब वो लड़की पैदा हुई है उसके अंदर ऑलरेडी 2 to 4 मिलियन इमेच्योर एग्स है, लेकिन जब वो प्यूबर्टी एज में आती है वो एक एक एग्स रिलीज करती है, लेकिन इसका एग्स रिलीज सिर्फ 45 इयर्स तक ही होता है. ओके. मेनोपॉज स्टेज, इसका मतलब ये उसका रिप्रोडक्टिव एज स्टॉप हो गया है. ठीक है. Menopause. Menopause is a stoppage of functioning of the female reproductive system. Very important, underline करोगे ये point. Menopause is the stoppage of functioning of female reproductive system. At the age of about 45 to 50 years, secretions of the hormones controlling the functions of female system either stops or becomes irregular. This causes the menopause. Menopause का मतलब क्या है? यहाँ पे egg release stop हो जाते हैं, सारे ग्लैंड्स फंक्शनिंग स्टॉप हो जाते हैं. ओके. सो मेनोपॉज इज द स्टॉपेज ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द फीमेल सिस्टम एट द एज ऑफ 45 to 50 इयर्स. सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन्स, जो हार्मोन्स ग्लैंड सीक्रेट कर रहे थे, दे कंट्रोल द फंक्शन ऑफ द फीमेल सिस्टम, आइदर स्टॉप्स और बिकम्स इरेगुलर. ये जो हार्मोन्स होते हैं वो इरेगुलर होते हैं, आइदर वो स्टॉप होते हैं या इरेगुलर होते हैं. इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मेनोपॉज. तो मेनोपॉज में एग्स रिलीज नहीं होते हैं. तो जैसे उस फीमेल का मेनोपॉज आता है, इसका मतलब ये अराउंड 45 इयर्स टू 50 इयर्स कभी भी आ सकता है. इसका मतलब उसके ओवरीज एग रिलीज करना बंद करते हैं. इसका मतलब अगर एग्स ही नहीं रिलीज हुए तो ये पर्टिकुलर फीमेल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती है नेचुरली. ओके. अभी हम लोग बात करते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में. सो लेट्स टॉक अबाउट फर्टिलाइजेशन. ठीक है. स्टूडेंट्स तुमको समझ में है मेनोपॉज क्या है? मेनोपॉज वो स्टेज है फीमेल्स में जो अराउंड 45 to 50 इयर्स होता है, जहां पे वो फीमेल्स एग रिलीज नहीं करती है और उसके बाद नेचुरल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है. ठीक है. नाउ व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? Formation of zygote by union of sperm and ovum is called fertilization. ये आ सकता है fill in the blanks या one sentence question के लिए आ सकता है कि what is fertilization? So answer है formation of zygote by union of sperm and ovum is called fertilization. Fertilization is internal in human. Again important fill in the blank. कैसे होता है fertilization? Internal fertilization मतलब sperm and egg का union जो है वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है इन द फेलोपियन ट्यूब. तो हम लोगों ने यहाँ पे देखो ये जो फीमेल सिस्टम है, यू कैन सी यहाँ पे एग रिलीज हुआ, एग यहाँ पे आया. सेक्सुअल एक्ट में स्पर्म्स वजाना से होते होते ऊपर आते हैं एंड स्पर्म एंड एग का यूनियन जो है ये इस ओविडक्ट के अंदर होता है. इसका मतलब फीमेल बॉडी के अंदर होता है. इसीलिए ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. ठीक है. ह्यूमन बीइंग में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन का मीनिंग क्या है? स्पर्म एंड एग का यूनियन टू फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड fertilization. Semen is ejaculated in vagina during copulation. Now see this statement. Semen, you know what is semen? It is a male fluid जिसमें sperms होते हैं, right?
सीमेन इज इजैकुलेटेड इन वजाना, मतलब ये सीमेन कहाँ जाते हैं, फीमेल के ट्रैक के अंदर जाते हैं, वजाना में जाते हैं। ड्यूरिंग कॉपुलेशन, कॉपुलेशन मतलब सेक्सुअल एक्ट, जब सेक्सुअल एक्ट होता है तो मेल का जो पेनिस है वो फीमेल के वजाना के अंदर जाता है और वो स्पर्म्स को डिपॉजिट करता है। ओके, इस प्रोसेस को हम लोग इजैक्यूलेशन बोलते हैं। तो द मेल पेनिस से जो स्पर्म्स है वो इजैक्यूलेट होते हैं इन द वजाना ऑफ द फीमेल। ठीक है, स्पर्म्स इन द number of few millions start their journey by the route of vagina, uterus, oviduct. Now see, sperms, बहुत सारे sperms, see millions of sperms are there. तो बहुत सारे sperms जो है वो कैसे ट्रैवल करते हैं, तो जैसे ही सेक्सुअल एक्ट हुआ और मेल के जो सीमेन है वो वजाना में गया, सीमेन में मिलियंस ऑफ स्पर्म्स है, वो स्पर्म्स वजाना से जाएंगे यूट्रस, यूट्रस से जाएंगे ओविडक्ट में। और मैंने तुमको ऑलरेडी बोला स्पर्म एंड एग का यूनियन कहां पे होता है, ओविडक्ट में होता है, इसीलिए इसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, राइट। तो स्पर्म्स इन द नंबर ऑफ फ्यू मिलियन स्टार्ट देयर जर्नी बाय द रूट ऑफ वजाना पहले, उसके बाद यूट्रस, उसके बाद ओविडक्ट। One of those few million sperms fertilize the only ovum present in the oviduct. Again very important. बहुत सारे sperms enter हो रहे हैं, बहुत सारे स्पर्म्स एंटर हो रहे हैं, लेकिन इस बहुत सारे स्पर्म्स में अंडरस्टैंड मिलियंस ऑफ देम विल एंटर, बट ओनली वन स्पर्म विच इज गोइंग टू फ्यूज विद द एग। बहुत सारे स्पर्म्स यहाँ पे एंटर होंगे। ओके, लेट्स से कि यहाँ पे ये एग है एंड लेट्स टेक दिस, बहुत सारे स्पर्म्स यहाँ पे एंटर हो रहे हैं, बहुत सारे, लेकिन इट्स ओनली वन स्पर्म विच इज गोइंग टू फर्टिलाइज द ओवम। ओके, ह्यूमन बीइंग में इट्स ऑलवेज मोनोस्पर्मी, एक एग है, बहुत सारे स्पर्म्स आ रहे हैं, लेकिन एक ही स्पर्म एग के साथ फ्यूज होता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। One of those few million sperms fertilize the only ovum present in the oviduct. From the age of puberty up to menopause, that is from 10 to 7 years of age up to 45 to 50 years of age. फीमेल में puberty age जो है वो 10 to 17 years लिया है, and menopause age जहाँ पे eggs बनना बंद हो जाते हैं, रिलीज होना बंद हो जाते हैं, वो है 45 to 50 years. Ovum is released every month from the ovary. Out of 2 to 4 million oocytes. याद करो हमने डिस्कस किया था कि जब बच्ची पैदा होती है उसी टाइम के उसके अंदर ओवरीज के अंदर मिलियंस ऑफ एग्स होते हैं, लेकिन उसमें प्लीज अंडरस्टैंड आउट ऑफ 2 to 4 million oocytes अप्रोक्सीमेटली ओनली 400, अगेन फिल इन द ब्लैंक, कितने एग्स अप्रोक्सीमेटली रिलीज होते हैं, वो है ओनली 400 oocytes आर रिलीज अप टू द एज ऑफ मेनोपॉज। ओके, नाउ लेट्स टेक लाइक दैट, लेट्स टेक एक पर्टिकुलर फीमेल, ओके, का एज है अराउंड 13 ईयर्स, कितना, 13 ईयर्स। इस 13 ईयर्स में ये पर्टिकुलर फीमेल के एग्स रिलीज होना शुरू हो गया। लेट्स से एक पर्टिकुलर लड़की है, उसका जो 13 साल में एग रिलीज होना शुरू हो गया, मतलब उसका रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टार्ट हुआ। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं मेनार्च। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 13 इयर्स की जो लड़की है इसमें एग रिलीज शुरू हो गया, इसको बोलते हैं मेनार्च। ठीक है, अराउंड 45 इयर्स में उसका एग्स रिलीज होना बंद हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मेनोपॉज। ओके, तो अप्रोक्सीमेटली मुझे बताओ ये 45 मतलब 13 साल की वो लड़की जब तक वो 45 इयर्स की हो जाती है, ये पीरियड है जिसमें वो रिप्रोडक्शन कर पाती है। तो कितना पीरियड होगा वो, तो यू हैव टू, हम लोग कैसे करेंगे, 45 माइनस 13 दैट इज अप्रोक्सीमेटली 32 इयर्स। मैंने ये अप्रोक्सीमेट लिया है, प्लीज अंडरस्टैंड करो। अभी किसी का मेनार्च जो है वो 12 साल में भी चालू हो सकता है, किसी का 15 साल में, यहाँ पे रेंज दिया है 10 to 17। मैंने 13 एग्जाम्पल लिया है, आई हैव टेकन दैट एग्जाम्पल ऑफ 13। सो लेट्स से अ गर्ल ऑफ 13 इयर्स ऑफ एज, उसका मेनार्च स्टार्ट हुआ, उसका एग रिलीज स्टार्ट हुआ है। ओके, एंड वो ही लड़की जब आगे जाके 45 इयर्स की होती है, उसका एग रिलीज बंद हो जाता है, उसको मेनोपॉज। सो 13 इयर्स से 45 इयर्स तक का जो उसका सफर है, उसका जो जर्नी है, ओके, वो 32 इयर्स का जो उसका जर्नी है, ये उसका रिप्रोडक्टिव एज है, मतलब यहाँ पे वो रिप्रोडक्शन कर सकती है, इस एज में वो एग रिलीज कर सकती है। नाउ जैसे हमने बोला कि ऑल्टरनेटिवली
राइट एंड लेफ्ट ओवरी से एग रिलीज होते हैं, राइट, एवरी मंथ। तो अगर हम लोग वो कैलकुलेट करते हैं, ओके, एक जो मेनिस्ट्रुअल साइकिल होता है फीमेल का वो 28 डेज का होता है, जो अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो एक साल भर में उस पर्टिकुलर फीमेल्स में 13 मेनिस्ट्रुअल साइकिल होते हैं अप्रोक्सीमेटली। कितना मेनिस्ट्रुअल साइकिल? 13। ओके, सो अगर हम लोग ये 13 मेनिस्ट्रुअल साइकिल देखते हैं तो, और ये मतलब एक 13 मेनिस्ट्रुअल साइकिल मतलब 13 एग्स रिलीज हुए हैं। एक ओवरी, राइट ओवरी ने एग रिलीज किया, फिर नेक्स्ट मंथ लेफ्ट ओवरी ने रिलीज किया, फिर राइट, ऐसे पूरे साल भर में 1 ईयर, ओके, 13 एग्स आर रिलीज्ड। तो वो जो फीमेल की लाइफ का 32 इयर्स होगा उसमें कितने एग्स रिलीज होंगे? अगर वो हम कैलकुलेट करना है तो 32 इंटू 13 अगर हम लोग करेंगे तो होगा 416 एग्स। इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली 400, जो बोला है उन्होंने, अप्रोक्सीमेटली 400 oocytes आर रिलीज अप टू द एज ऑफ मेनोपॉज। ओके, तो ये मैंने तुमको एक जनरल कैलकुलेशन है, अप्रोक्सीमेट है, इसे यहाँ पे 416 एग्स दिखाए। रिमेनिंग oocytes अंडरगो डीजनरेशन। तुम बोलोगे मैम इतने सारे मिलियंस ऑफ oocyte है, उसमें से सिर्फ 400 यूज हो रहे हैं, 2 to 4 मिलियन, यस, सिर्फ 400 यूज होते हैं उसके रिप्रोडक्टिव एज तक। ओके, जो 32 इयर्स का अप्रोक्सीमेट होता है उसमें ओनली 400 एग्स विल बी यूज, रेस्ट ऑल विल गेट डीजनरेटेड, वो मर जाएंगे, उसका यूज ही नहीं होगा, वो मर जाएंगे। ठीक है, सो ये याद रखो। मेनार्च एक लड़के का 13 इयर्स में हुआ, मेनोपॉज जो है वो 45 में हुआ, 45 माइनस 13 मतलब 32 इयर्स। एक साल में 13 एग्स रिलीज होते हैं, क्योंकि 13 बार ओवरीज एग रिलीज करती है। ये भी तुमको बताऊंगी जब मैं मेनिस्ट्रुअल साइकिल करूंगी, क्योंकि मेनिस्ट्रुअल साइकिल ये 28 डेज का होता है। तो तुम बोलोगे मैम एक साल में तो 12 महीने होते हैं, लेकिन आपने 13 लिखा है, वो आगे कैलकुलेशन में आपको बताऊंगी। ओके, लेकिन ये अभी फिलहाल याद रखो कि एक साल में अप्रोक्सीमेटली 13 एग्स रिलीज होते हैं, क्योंकि 13 बार मेनिस्ट्रुअल साइकिल होता है। एंड 32 इंटू 13 अगर हम लोग करते हैं तो 416, इसलिए यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 400 एग्स इन्होंने लिखा है। ठीक है, ये कैलकुलेशन समझा? ओके, अगर नहीं समझा तो वापस ये देखो तो तुमको आइडिया आ जाएगा। ठीक है, ये वीडियो को वापस रिकॉल मतलब वापस देख लो। ठीक है, इसको मैं क्लीन करती हूँ, आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, नाउ दिस इज समथिंग अगेन इंपॉर्टेंट। Okay, oocytes released from ovaries during the last few months nearing the age of menopause, around 40 to 50 years old. Okay, मतलब लेट्स से कि एक लेडी है और अगर ऐसे, इसलिए बच्चे तुमने सुना होगा कि शादी टाइम पे करनी चाहिए, बच्चे टाइम पे होने चाहिए, ऐसे बोला जाता है, राइट? क्योंकि जैसे उम्र बढ़ती है, लेट्स से एक लेडी है अराउंड 40 इयर्स की है या 42 इयर्स की है, जो मेनोपॉज के नजदीक आ रही है, सी उसके ओवम ना थोड़े से वीक हो जाते हैं। तो ऐसे ओवम के साथ जब स्पर्म फर्टिलाइज करते हैं तो जो जाइगोट बनता है, उससे जो बच्चा बनता है, वो कोई ना कोई जेनेटिक डिफेक्ट के साथ बनता है, इसलिए ऐसे बोला जाता है। सी दिस इज द पैराग्राफ अबाउट दैट। oocytes released from the ovaries during the last few months nearing the age of menopause are 40-50 years old. Their ability of division has been diminished till now. Due to this, they cannot complete meiotic division properly. If such oocytes are fertilized, the newborns produced from them may be with some abnormalities like Down syndrome. उनको genetic defects हो जाएगा, Down syndrome जैसी बीमारियां उनको हो जाएगी। वो बच्चे पैदा होते हैं genetic defects के साथ, क्योंकि ये जो ओवम है, बिकॉज जैसे उम्र बढ़ेगी, ओके, एक लेडी जो 42-43 इयर्स की है, उसका जो एग है वो भी उतना ही पुराना है। क्यों पुराना है? क्योंकि वो जब वो लेडी जन्म लेती है उसी टाइम पे उसके ओवरीज एग बनाते हैं, राइट? ठीक है, so understand this is again important, so everything has to be in a particular time period. Now ये भी हम लोग डिस्कस करते हैं। Do you know the chromosome number in germ cells producing the gametes are diploid, that is 2n इसको बोलते हैं। It can includes 22 pairs of autosomes and 1 pair of sex chromosome. Understand this, ये जो मेल है और ये जो फीमेल है, मेल स्पर्म्स बनाते हैं, फीमेल एग बनाती है, राइट? तो जो स्पर्म्स मेल्स ने बनाए हैं, उस स्पर्म्स में अभी और एक बात यहाँ पे उन्होंने लिखा नहीं है, यहाँ पे पहले ये मैं दिखा देती हूँ तुमको। एक जो मेल होता है या फीमेल होती है वो डिप्लॉयड होते हैं। डिप्लॉयड का मतलब दे हैव 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, मतलब यहाँ पे इस मेल में 46 क्रोमोसोम है एंड इवन ये फीमेल इसमें भी 46 क्रोमोसोम है, दैट मीन्स 23 पेयर्स दोनों में। अभी इसमें जो पेयर्स होंगे वो कैसे होंगे? मेल है ना, तो मेल में कैसे रहेगा? 44 प्लस XY,
44 प्लस XY एंड फीमेल में कैसे रहेगा 44 प्लस XX। यहाँ पे XX क्रोमोसोम क्योंकि फीमेल में है और Y क्रोमोसोम सिर्फ मेल में होता है ना। जब ये मेल अपने स्पर्म्स को बनाएगा, मतलब उसके जो टेस्टिस में स्पर्म्स बनेंगे, ओके, तो ये जो स्पर्म्स बनेंगे, प्लीज अंडरस्टैंड, उसमें दो टाइप के स्पर्म्स बनेंगे। एक होगा 22, इसका हाफ करेंगे 22 प्लस X एंड दूसरा होगा जो दूसरा 22 प्लस Y। सो देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ स्पर्म्स। एक स्पर्म होगा 22 प्लस X वाला एंड दूसरा स्पर्म होगा 22 प्लस Y वाला। लेकिन जब एक फीमेल oocyte बनाती है, दैट इज एग बनाती है, वो एक ही टाइप का होगा, वो होगा 22 प्लस X एंड दूसरा वाला अगर एग होगा वो भी 22 प्लस X ही होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों भी सेम है, XX है, यहाँ पे दोनों अलग है XY, इसलिए एक कुछ स्पर्म्स X वाले होंगे, कुछ स्पर्म्स Y वाले होंगे। ठीक है, सो 22 प्लस X और 22 प्लस Y, लेकिन फीमेल्स में ओनली 22 प्लस X होगा। ठीक है, नाउ लेट्स से अगर 22 प्लस X वाला स्पर्म 22 प्लस X वाले एग के साथ फ्यूज हो रहा है, तो इससे 22 प्लस 22 44 हुआ, ये X और ये X XX हुआ, 44 प्लस XX मतलब इनको जो बच्चा होगा वो एक लड़की होगी। लेकिन अगर 22 प्लस Y वाला स्पर्म एंड इस 22 प्लस X वाले एग के साथ फ्यूज हुआ, तो इससे 44 प्लस XX होगा। इसका मतलब इन दोनों को जो बच्चा होगा वो होगा मेल चाइल्ड। ठीक है, सो अंडरस्टैंड दिस। सो यहाँ पे लिखा है देखो, इट इंक्लूड्स 22 पेयर्स ऑफ ऑटोजोम्स। ऑटोजोम्स ये 22, ये 44 या 22 जो है ये ऑटोजोम्स है, ये हमारे बॉडी कैरेक्टर्स दिखाते हैं। एंड जो 23rd पेयर है ये सेक्स क्रोमोसोम है, ये बताता है कि वो मेल है चाइल्ड की फीमेल चाइल्ड है। ठीक है, दिस germ cells मतलब ये जो गैमेट्स है, दे डिवाइड बाय meiosis ड्यू टू गैमेट्स certain due to this gametes contain only haploid number of chromosomes। देखो यहाँ पे 44 प्लस XY है, लेकिन यहाँ पे 22 प्लस X है। ये जो होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं डिप्लॉइड, क्योंकि ये 2 सेट्स है क्रोमोसोम के, पेयर्स में है, और यहाँ पे हाफ हो गए तो इसको हम लोग बोलते हैं हैप्लॉइड। अंडरस्टैंड, वी आर डिप्लॉइड बट आवर गैमेट्स आर हैप्लॉइड। हम कैसे हैं? हम लोग डिप्लॉइड है, हमारे गैमेट्स कैसे है? हमारे गैमेट्स हैप्लॉइड है। स्पर्म हैप्लॉइड, एग हैप्लॉइड, जब ये दोनों यूनाइट होकर जाइगोट बनते हैं, जाइगोट डिप्लॉइड है, और जाइगोट से हम लोग बने, राइट? तो हम लोग डिप्लॉइड है, लेकिन जो गैमेट्स हम लोग हमारे ऑर्गन्स में बनाते हैं वो हैप्लॉइड है। ठीक है, okay, due to this gametes contain only haploid number of chromosomes 22 plus X or 22 plus Y. Two types of sperms are produced, 22 plus X or 22 plus Y, whereas oocytes are produced only one type, that is 22 plus X. Both sperms and oocytes are produced by meiosis. Sperms and oocytes कैसे बनते हैं? Meiosis. In case of sperms, process of meiotic division is completed before the sperms leave the male reproductive system. However, in case of oocytes, process of meiotic division completes after ovulation during fertilization in oviduct. This is again very important. Both sperms and oocytes are produced by meiosis. In case of sperms, process of meiotic division is completed before the sperms leave the male tract. तो जब हम लोगों ने मेल सिस्टम पढ़ा था, तो मेल सिस्टम में जब गैमेट्स यहाँ पे बनते हैं, स्पर्म्स यहाँ पे बनते हैं, इनका मियोटिक डिवीजन ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है इस पर्टिकुलर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर, और वो पूरा मियोसिस कंप्लीट करके ही वो बाहर निकलता है। ओके, पेनिस से ये बाहर इजैकुलेट होता है पूरा मियोसिस कंप्लीट करके। लेकिन फीमेल्स में वैसे नहीं है। फीमेल्स में जब एग रिलीज होता है, आधा मियोसिस जो है वो ओवरी के अंदर होता है और आधा मियोसिस ओविडक्ट में होता है, जब स्पर्म्स उसको फर्टिलाइज करने के लिए आते हैं। ओके, तो जब ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन मींस रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी इनटू द फेलोपियन ट्यूब इनटू द ओविडक्ट। तो ओव्यूलेशन का मीनिंग ओवरी ने एग को बाहर रिलीज किया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन बोलते हैं। तो however, in case of oocytes, process of meiotic division completes after ovulation. What is ovulation? Ovulation का meaning लिखो यहाँ पे, okay, underline करो ovulation. Ovulation का meaning क्या है? Release of oocytes मतलब ovum, okay, from ovary. सो जब एक ओवरी एग को रिलीज करती है एंड तुमको मालूम है वो ओविडक्ट में जाता है, उस प्रोसेस को ओव्यूलेशन बोलते हैं। तो ध्यान दो, आधा मियोसिस ओवरी के अंदर होता है, फिर वो ओव्यूलेशन होता है, एग रिलीज होके
एग कहां पे आता है? ओविडक्ट में आता है उस साइड, राइट? ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन द ओविडक्ट. सो रिमेंबर दिस, in case of oocytes process of meiotic division completes after ovulation. आधा ओवरीज के अंदर और कंप्लीट हुआ आफ्टर ओव्यूलेशन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन. जब ये एग आया है यहाँ पे, ओके लेट्स टॉक अबाउट दैट. एक मिनट, इसको मैं क्लीन करती हूँ, ध्यान दो. अभी लेट्स से कि यहाँ पे ये एग अभी रिलीज हो रहा है, तो इसने आधा मियोसिस किया, ठीक है? फिर ये एग आधा मियोसिस करके यहां पे आया. अभी यहां पे लेट्स से स्पर्म्स आ रहे हैं, यहां से स्पर्म्स मूव करते करते एक स्पर्म इसके साथ नजदीक आ गया. जैसे ये स्पर्म इसके नजदीक आया, इस एग को पता चलता है, बिकॉज इट्स अ केमिकल अट्रैक्शन बिटवीन एग एंड अ स्पर्म, ओके? तो वो एग को पता चलता है कि अभी स्पर्म आ रहा है मुझे फर्टिलाइज करने के लिए, मुझे मेरे साथ यूनाइट करने के लिए. तो जो बचा हुआ मियोसिस है उसका, वो यहाँ पे कंप्लीट करता है. सो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जैसे ये स्पर्म आएगा, ये अपना मियोसिस खत्म करेगा और ये स्पर्म एंड एग का यूनियन होगा. ठीक है, इतना क्लियर है? प्लीज एक दो बार पढ़ लो, इजी है समझने के लिए. However, in case of oocytes, process of meiotic division completes after ovulation during fertilization in the oviduct. ठीक है, यहां तक क्लियर है कॉन्सेप्ट? ओके, वापस वीडियो देखा करो ताकि तुम लोग को समझ आए. टेक्स्ट बुक्स को अंडरलाइन करो, मीनिंग्स जो भी मैं बोल रही हूँ प्लीज मीनिंग्स लिखा करो जो जो मैं बोलती हूँ. ठीक है, नाउ डेवलपमेंट एंड बर्थ. The zygote formed after fertilization in the oviduct undergoes repeated mitotic division. देखो अभी तक हम लोग मियोसिस की बात कर रहे थे, यहाँ पे आया माइटोसिस. ओके, एग स्पर्म यूनाइट होकर जाइगोट बना. अभी जो जाइगोट बना है वो आगे डिवाइड होगा, बहुत सारे सेल्स बनेंगे, टिश्यूज बनेंगे, ऑर्गन्स बनेंगे, ऑर्गन सिस्टम्स बनेंगे एंड ये बच्चा बनेगा. नाउ यहाँ पे प्लीज अंडरस्टैंड करो, ये जो भी डिविजन जाइगोट के बाद बनते हैं ये सारे माइटोटिक डिविजन है. ओके, सो यहाँ पे लिखा है, देखो अंडरलाइन करो माइटोटिक डिविजन. द जाइगोट फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन द ओविडक्ट अंडरगोज रिपीटेड माइटोटिक डिविजन एंड एम्ब्रियो इज फॉर्म. एक छोटा बच्चा, ये देखो ये एम्ब्रियो है. Once it reaches the uterus, it's implanted and further development occurs after implantation. Okay, अभी कैसे होगा? जैसे ही देखो यहाँ पे ये जो जाइगोट बना है, जाइगोट आगे डिवाइड होकर एक छोटा सा एम्ब्रियो बनेगा, एक छोटा सा सेल्स का गोला बनेगा और जैसे ही ये यहाँ पे आएगा, ओके एक मिनट, ओके जैसे ही ये डिवाइड होते ये जब यहाँ पे आएगा, इस वॉल के अंदर वो एम्ब्रियो जाएगा. ये प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन. यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, सेल डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन हुआ, आगे आगे आगे. अच्छा, ये जो जाइगोट बना है वो आगे कैसे मूव होगा? क्या जाइगोट मूव कर सकता है? नहीं. स्पर्म मूव करता है, एग नहीं मूव करता है. स्पर्म एंड एग के यूनियन से जाइगोट बना, ये भी मूव नहीं करता है. तो कौन इस जाइगोट को आगे पुश करेगा? रिकॉल, यस इट इज अ सीलिया. तो सीलिया इसको आगे पुश करेगा और सीलिएटेड एपिथेलियम से ये पुश होते होते वो जाइगोट के जो सेल्स है, वो एम्ब्रियो है, वो यहाँ पे आएंगे यूट्रस में एंड यूट्रस के वॉल के अंदर जाएगा. इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन. एंड स्टूडेंट्स रिमेंबर, जैसे ही इम्प्लांटेशन होगा इसका मतलब वो फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई आफ्टर इम्प्लांटेशन. ओके, जाइगोट यहाँ पे बना है, लेकिन जब तक जाइगोट इम्प्लांट नहीं होता है तब तक प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं होती है. सो प्रेगनेंसी इज कंफर्म्ड ओनली आफ्टर इम्प्लांटेशन. ओके, so once it reaches the uterus, it's implanted and further development occurs after implantation. Okay, आगे जाके placenta, an organ called placenta is formed for the supply of food material during the growth in the uterus. Okay, आगे जाके वो उस यूट्रस के वॉल में प्लासेंटा बनता है. ये प्लासेंटा है उस बच्चे को नरिशमेंट देता है यूट्रस. सी, इस बच्चे को तो खाना पीना नहीं आता है, जो भी उस बच्चे को मिलेगा वो माँ से मिलेगा. तो यूट्रस का जो वॉल है, ध्यान दो, जहां पे इम्प्लांटेशन हुआ, जैसे यहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है तो इस वॉल में एक एक्स्ट्रा टिश्यू बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लासेंटा, और ये इस बच्चे को नरिशमेंट पहुंचाएगा, फूड देगा, न्यूट्रिएंट्स देगा. ठीक है, एंटीबॉडीज देगा, ऑक्सीजन देगा, एवरीथिंग वॉट एवर द चाइल्ड नीड्स, इट्स ऑल गिवन फ्रॉम द मदर टू दैट चाइल्ड थ्रू द प्लासेंटा. ठीक है, इस फॉर्म during the growth in the uterus. Embryonic development is completed approximately within 9 months after fertilization. So embryonic development कितना टाइम लेता है? मतलब पूरा बच्चा होने के लिए you can see 36 weeks, 9 महीने लिए. So यहाँ पे एम्ब्रियो है. ओके, जैसे और एक बात याद रखो,
एग एंड स्पर्म का यूनियन बना जाइगोट। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस टर्म्स। जाइगोट, जाइगोट के डिवीजन से एक एम्ब्रियो बनता है, मतलब प्रेगनेंसी का दूसरे महीने तक जो बच्चा ऐसे दिखेगा, इसको हम लोग एम्ब्रियो बोलेंगे। एम्ब्रियो तीसरे महीने तक, प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में उस बच्चे के सारे ऑर्गन्स बन जाते हैं, ओके, और उसके बाद वो ऑर्गन्स आगे के 6 महीने डेवलप होते हैं। तीसरे महीने तक अगर हम लोग देखते हैं, ये एम्ब्रियो बना, उसके अंदर सारे ऑर्गन्स बने, लेकिन ये जो बच्चा है वो 5 से 7 सेंटीमीटर का ही होता है, और जो आगे 9 महीने में 50 सेंटीमीटर का बन जाता है। इसका मतलब यहां पे ये एम्ब्रियो है, लेकिन ये पूरा फीटस है। फीटस फ्रॉम 3rd मंथ टू 9th मंथ, इसको फीटस बोलते हैं। कम ऑन, जाइगोट, जाइगोट के बाद जो इनिशियल 2-3 महीना है उसको बोलते हैं एम्ब्रियो, आगे होता है फीटस, और जैसे बच्चा डिलीवर हुआ, हाथ में जो बेबी आता है, इसको बोलते हैं हम लोग इन्फेंट। जाइगोट, एम्ब्रियो, फीटस एंड इन्फेंट। कम ऑन, यहाँ पे जाइगोट है, ये क्या हुआ, ये लेट्स से 2 महीना एम्ब्रियो, वेरी गुड। 3 महीने से लेके 9 मंथ तक ये क्या हुआ, फीटस, एंड जैसे डिलीवर हुआ, हाथ में बच्चा है, उसको क्या बोलते हैं, इन्फेंट। जब तक वो बच्चा 2 साल का होता है वो इन्फेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक समझ में आया तुमको? सो ये हमारा टॉपिक हुआ है डेवलपमेंट एंड बर्थ। ओके ओके okay, now let's talk about this topic. Always remember, the man is totally responsible whether the couple will have a boy or a girl child. now बताओ क्यों? क्योंकि एक लड़का या लड़की, अभी हमने क्रोमोसोम्स के बारे में डिस्कस किया है कि एक लड़का हो रहा है कि लड़की हो रहा है, ये कभी भी फीमेल के हाथ में नहीं होता है। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। ओके, a lady is not responsible. Why? Because she is having XX chromosome, whereas a male is having X and Y chromosome. अभी हमने वो फ्यूजन देखा था। It is the male who is responsible to form a मेल चाइल्ड एंड नॉट द फीमेल। द मदर रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, फादर रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ड्यूरिंग जाइगोट फॉर्मेशन मैन कॉन्ट्रीब्यूट्स आइदर एक्स और वाई क्रोमोसोम टू द नेक्स्ट जनरेशन, बट अ वुमन कॉन्ट्रीब्यूट्स ओनली एक्स क्रोमोसोम टू द नेक्स्ट जनरेशन। एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, इफ एक्स क्रोमोसोम कम्स फ्रॉम द मेल and a child will be a girl, and if Y chromosome comes, then the child will be a boy. Thinking of this, it is right to consider that mother responsible for the girl child. Yes, is it right? क्या हम लोग फीमेल्स को ब्लेम करना चाहिए? लेकिन फीमेल्स ही ब्लेम होती है कि अरे इसको लड़की हो रही है, लड़की हो रही है, बट लेकिन वो फीमेल के हाथ में नहीं, बिकॉज फीमेल्स आर हैविंग XX क्रोमोसोम। ओके, वी ऑल मस्ट टेक एफर्ट्स टू स्टॉप द फीमेल फिटिसाइड। इसलिए नहीं, बहुत से जो कपल्स होते हैं, इनको जैसे पता चलता है कि भाई जो फीमेल प्रेग्नेंट है और उसके यूट्रस में जो बच्चा डेवलप हो रहा है वो फीमेल चाइल्ड है, तो इसका अबॉर्शन करते हैं। फीमेल फिटिसाइड करना मतलब उस फीमेल चाइल्ड को मारना, अबॉर्शन करना, जो बहुत गलत होता है, ये होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, सो यहाँ तक हम लोग ने ये सब पार्ट कंप्लीट किया है। अभी हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में आई विल मेक दैट थिंग एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो तुमको समझ में आया है कि हम लोग ने आज जो कंप्लीट किया है वो है मेल सिस्टम, फिर हमने कंप्लीट किया है फीमेल सिस्टम। वी डिस्कस अबाउट कि कैसे जाइगोट बनता है, कैसे इम्प्लांटेशन होता है। अगर कोई डाउट्स तुमको है, कुछ समझ में नहीं आया, तो वापस मेरा वीडियो देखो, टेक्स्ट बुक्स देखो और कमेंट सेक्शन में कमेंट करो ताकि मैं तुमको इसका एक्सप्लेनेशन दे सकूं। ओके, थैंक यू सो मच। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, okay, Biology with Swapnali, and keep on seeing my videos and keep on sharing my videos to your friends. Thank you so much.